में पढ़ चुके थे, जिस क्लासिफिकेशन में हम लोग ने देखा था, बताया भी था कि अप टू आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर लो या सेकेंड चैप्टर इस क्लासिफिकेशन के, क्योंकि दोनों में मैटर का आपका पोर्शन देखने को मिलता है, तो अप टू उस पोर्शन तक आप खत्म कर लोगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज है आपको वो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना, और इसी में सारा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, है ना, मोस्ट ऑफ द फिजिकल से रिलेटेड। और अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के बारे में तो फिजिकल चेंज क्या होता है, कहता है टेम्पोररी चेंज। टेम्पोररी मीन्स कुछ समय के लिए अगर कंडीशन चेंज किया जाए तब कहता है वो जो चेंज होगा कुछ समय के लिए होगा, और अगर कंडीशन वापस चेंज कर दिया जाए, मान लो कि हम किसी वाटर को हीटअप किए, हीटअप करने से क्या हुआ, एक्चुअल में वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वापस उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूं मान लो कि आपके पास आइस पड़ा हुआ है, अगर आइस पड़ा हुआ है तो उसको हीटअप थोड़ा करो तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिला कि एक्चुअल में ये टेम्पोररी होता है, मगर जैसे ही कंडीशन अगर चेंज किया जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऑफकोर्स वो मटेरियल जो भी मैटर आपके पास होता है वो वापस लौट आता है ना। तो कहता है कि फिजिकल चेंज इन विच टेम्पोररी चेंज हैज टेकन प्लेस, है ना, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज टेकन प्लेस, है ना। अगर देखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉलिड है ना, और दूसरा लिक्विड है ना, ये दोनों चेंज जो आपको देखने को मिलेगा ये चेंज कहलाएगा रिवर्सेबल चेंज, है ना, रिवर्सेबल चेंज, ये चेंज कहलाएगा रिवर्सेबल चेंज। अगर इस रिवर्सेबल चेंज के बारे में अगर बात करें तो रिवर्सेबल चेंज उस चेंज को कहेंगे जिसमें इसका कंप्लीट प्रॉपर्टीज वंस अगेन क्या हो जाए, वापस हो जाए। मतलब एक सॉलिड वाटर से क्या हो, अगर हीटअप कराएं तो लिक्विड में, और थोड़ा सा फिर वापस कंडेंस कराएं या यूं करें ठंडा करें, उसका टेम्परेचर ले लें तो क्या होगा, वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो चेंज आपको देखने को मिलेगा ये टेम्पोररी टाइम के लिए होगा, और इस चेंज को हम लोग रिवर्सेबल चेंज भी बोलते हैं, और इसको रिवर्सेबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहेंगे जिसमें क्या हो, जहां से चले और वापस लौट जाए। मान लो कि आपके पास ए है ना, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है वाटर को, और लिक्विड से सॉलिड में भी करना पॉसिबल है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल। जैसे मान लो कि हम लोग घर से स्कूल गए और स्कूल से अब वापस घर आए तो वो क्या होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस। मगर दूसरे प्रोसेस में अगर मान लो कि आपके पास दूसरा एग्जांपल रिवर्सेबल का ज्यादा समझ में आएगा कंपैरिजन करने से, इरिवर्सेबल का मान लो कि आपके पास क्या होगा, मान लो कि दूध से दही बना, तो दूध से दही बनना और वापस दही से दूध बनाना खोजो तो क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसे हम लोग इरिवर्सेबल के नाम से जानेंगे। अगर रिवर्सेबल की बात करें तो रिवर्सेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वन वे चेंजिंग नहीं होकर ये दोनों वे चेंजिंग होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड भी होता है और लिक्विड से सॉलिड भी होता है। अब देखो कि अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज जो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होता है फॉर टेम्पोररी चेंज होता है ना, यह नहीं कि परमानेंटली हो जाता है। जैसे ही कंडीशन चेंज करेंगे तो वो आपको चेंज वापस क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। जैसे अगर परमानेंटली की बात करें तो दूध से आपको दही बनना, है ना, कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट होना ये पॉसिबल नहीं है, बट दूध से आपको दही बनना ये पॉसिबल है ना। और दही से दूध का बनना ऐसा पॉसिबल नहीं है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से हम रिवर्सेबल और रिवर्सेबल में हम लोग डिफरेंसेस बता सकते हैं। अब देखो कि हम फिजिकल चेंज में 3 पोर्शन पढ़े थे, है ना। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की तो फिजिकल चेंज में हम लोग 3 पोर्शन पढ़े थे। वो क्या था, पहले सॉलिड था, है ना, सॉलिड, दूसरा आपके पास लिक्विड, और तीसरा आपके पास गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बॉस-आइंस्टीन। यह स्टेट ऑफ मैटर है। मेनली हम लोग को इस पोर्शन में ये वाला पूरे डिस्क्राइब करके पूरे डिटेल में पढ़ना है। इस दोनों को जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये पोर्शन आपको कुछ ही थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट इसको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, इसका हर एक प्रॉपर्टीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कौन सा, तो पोर्शन दैट इज अ सॉलिड। अब देखो सॉलिड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कहेंगे किसको, पहले ये समझते हो। अब देखो कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का हर एक एटम आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको अरेंज होता है। अब अरेंज रहेगा तो ये क्या देखने को मिलता है कि हर एक एटम एक दूसरे एटम से क्या होता है, काफी क्लोज होता है।
और इन बिटवीन स्पेस के बारे में बात करें तो इन बिटवीन का स्पेस क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। कुछ इस तरह से आपको एटम होगा, है ना। इसको कहेंगे या तो ये एटम हो सकता है सॉलिड का, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। मतलब या तो एटम, मान लो कि ये सिंगल एटम है, आपके पास हर एक एटम क्या है, एक दूसरे के काफी क्लोजर होता है, और काफी क्लोजर होने के चलते देखा ये जाता है कि चूंकि एक एटम दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता, और मूव नहीं करने के कारण आपको क्या देखने को मिलता है कि इसका शेप जैसा भी है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। और वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज अ फिक्स होता है। मतलब सॉलिड की अगर हम बात करें तो हम डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका आपके पास है, दैट इज अ क्या, दो कंडीशन। क्या कहा, डेफिनेट, एक है डेफिनेट वॉल्यूम और दूसरा डेफिनेट शेप, और दूसरा फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे, दो सबस्टांस और मैटर, है ना, लिख सकते हो, दो सबस्टांस, दोज substance or matter which have definite shape and fixed volume is called क्या, is called solid। इसको हम सॉलिड के नाम से जानेंगे। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर एक डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होने के चलते, डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम ये होने के चलते हम इसे सॉलिड के नाम से जानते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि ये स्केच ले लो, तो ये क्या है, डेफिनेट शेप है, इसके शेप में भी कोई चेंजिंग हम नहीं ला सकते हैं, है ना। अब मान लो कि ये बोर्ड है, आपको ये भी क्या है, एक सॉलिड है, तो आपको क्या देखने को मिला कि इसका वॉल्यूम भी ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही इसका हम शेप चेंजिंग ला सकते हैं, तो इसे हम सॉलिड के नाम से जानेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम लोग इससे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको गेट टुगेदर होते जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इस फिगर को रहने दीजिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कैसे कैरेक्टर होगा, तो उसके मेन आपको इसके स्ट्रक्चर पे ही आप बता सकते हो, सारी चीज को आप फंक्शन कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। पहला तो आपको क्या देखने को मिलता है, हर एक एटम क्या होता है, क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है ना, क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है। मतलब एक एटम दूसरे एटम के क्या होता है, काफी क्लोज होता है, तो इसी को हम क्लोजली कॉम्पैक्ट बोलते हैं, है ना। लिखो, एटम और मॉलिक्यूल आर क्लोजली कॉम्पैक्ट। क्लोजली कॉम्पैक्ट होता है। दूसरा बात अगर हम बात करें तो इस दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो गैप क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना, बल्कि यूं कहें कि ना के बराबर होता है। तो इसीलिए आपको क्लोजली कॉम्पैक्ट होने के चलते सो फॉर क्या, तो क्लोजली कॉम्पैक्ट होने के चलते द गैप बिटवीन, सो फॉर द गैप बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्या, नेग्लिजिबल होता है ना, मतलब ना के बराबर होता है। दूसरा चीज अगर हम बात करें तो आपके पास अगर ये एटम है ना, तो ये एटम है ना, एक दूसरे से काफी हैवीली जुड़ा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है ना। एक सॉलिड की बात करें, ये क्या इसी से जुड़ा होता है, नहीं, अपने रिस्पेक्टिव जितने भी एटम्स हैं, है ना, तो वो सारे से जुड़े होते हैं। मतलब हर एक एटम एक अपने एडजेसेंट वाले एटम से जुड़ा होता है। मान लो ये बीच वाला एटम है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये है ना, इससे भी जुड़ा हुआ है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, हर एक एटम अपने एडजेसेंट एटम से क्या होता है, ज्वाइंट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू, है ना।
इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑल एटम्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड so far it have high melting point and boiling point। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और आपको चलो मेल्टिंग पॉइंट है ना, एक मेल्टिंग पॉइंट को पहले समझो। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ना। अब समझो इसको कैसे, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो मान लो कि आपके पास दो एटम है जो काफी क्लोज है। अब ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सेंटर और ये सेंटर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये काफी क्या है, एक दूसरे के पहले तो क्लोजर है, सबसे मैक्सिमम क्लोजनेस पे है। दूसरा आपके पास अगर बॉन्ड देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में। अब समझो कि आपके पास मैं बोलूं कि बताओ कि एक बड़ा सा आप डंडा ये ले लो, स्टिक ले लो, एक छोटे से स्टिक ले लो, किसे तोड़ना आसान होगा, है ना। अगर सेम डाया का रहे तो सेम मटेरियल का बना रहे तो आप बोलोगे सर बिगर वाला स्टिक को क्या है आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना, जबकि छोटे वाले आपको क्या है तोड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो आपको क्या करता है कि जब हम क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करता है मेल्टिंग। मेल्टिंग इन द सेंस क्या होता है कि ये अपने स्टेट को चेंज कर ले, मतलब ये सॉलिड में अभी है तो बाद में ये क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसी को मेल्टिंग कहेंगे। और लिक्विड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर एक एटम जो देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये इंडिपेंडेंट होता है, काफी क्लोज तो होता है, मगर ये वाला एटम ना आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा नहीं होता है, काफी वीक बॉन्ड से जुड़ा होता है ना। तो यहां पर देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से होता है और यहां पर काफी वीक बॉन्ड होता है। अब अगर वीक बॉन्ड अवेलेबल होता है तो इसको स्ट्रॉन्ग से वीक कैसे किया जाए, तो आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे। अब एक्सटर्नल एनर्जी दोगे इसका मतलब कितना एनर्जी दोगे इसे वीक करने के लिए, तो सिंपल सा है, जितना ये स्ट्रॉन्ग है उससे अगर थोड़ा सा फोर्स दे दिया जाए तो ये बॉन्ड टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतना ही इसका क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसका मतलब ज्यादा इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब एक सॉलिड के केस में अगर देखा जाए तो सॉलिड के केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें क्लोज कॉम्पैक्टनेस के चलते, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देख रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखो कि आपके पास मान लो ये एक ए एटम है, ये बी एटम है, ये सी एटम है, ये डी एटम है। तो अगर हम मूवमेंट की बात करें, है ना, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा क्या, क्या इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहां उठा के रख दूं और पूरा कस के इसको हिला डुला दूं तो क्या ये वाला बी और बी वाला सी के पोजीशन में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकता है, नहीं, है ना। जैसे इसी को ले लो, मैं यहां पे रखूं या इधर रखूं या इसको नीचे गिरा दूं, तो क्या आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको एक दूसरे का एटम इंटरचेंज करता है, तो नहीं। समझ रहे हो, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें सॉलिड के केस में तो एडजेसेंट एटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एडजेसेंट एटम मतलब पड़ोसी वाला एटम क्या होगा, हमेशा वही होता है, जो था वही रहेगा, है ना। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि द मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एडजेसेंट एटम टू ईच अदर क्या होता है, ऑलवेज टू बी फिक्स्ड। अब इसका फिक्स होता है ना, इसीलिए इसके पास क्या होता है, फिक्स होने के कारण डेफिनेट स्ट्रक्चर आता है। इसी का रीजन क्या है, डेफिनेट स्ट्रक्चर आना, है ना, क्योंकि एक एटम दूसरे के मूव ही नहीं करता दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है। अच्छा अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या ये
दब जाएगा। तो कहता है कि सॉलिड के केस में अगर आप ऐसा करोगे, दोनों एंड से फोर्स लगा लो, कोशिश कर लो, तो क्या होगा, ये नहीं दबेगा। तो इस केस में आपको कंप्रेसिबिलिटी एक सॉलिड के लिए क्या होता है, काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एटम काफी एक दूसरे के क्लोजर होता है ना। ऑल एटम्स आर मच क्लोजर so for it is almost negligible। अच्छा, और अगर हम पॉइंट की बात करें कि बताइए कि अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन की बात करें तो क्या पॉसिबल है? तो नॉर्मल केस में सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक से दूसरे में फ्लो करना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करना। और ये कब पॉसिबल होगा? तो कहता है कि गैसियस केस में ज्यादा होता है, क्योंकि उसका एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना। तो बट अगर एक केस की बात करें तो एक डिफ्यूजन आपको सॉलिड का देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, इंक लगा दिया इस तरह से, और 2-4 मंथ के लिए छोड़ दूंगा, तो आओगे तो जब मिटाओगे ना इसको, जब यो आसानी से भी मिट रहा है ना, कुछ इस तरह से मिट रहा है, उस समय मिटाओगे तो नहीं मिट पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन, मान लो कि हम क्या करते हैं, अगर सॉलिड डिफ्यूजन करना चाहते हो ना, तो हाई प्रेशर दे दो, काफी हाई प्रेशर। ऐसा नहीं कि 10 बार और 20 बार और 30 बार, इतना आपको प्रेशर में कुछ भी नहीं होने को जा रहा है ना। कम से कम 1000-2000 बार्स अगर आपको प्रेशर जब जनरेट कर किया जाता है, तो सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन होता है फॉर द शॉर्टर टाइम। अगर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए करोगे तो ये क्या होगा, आपको 1-2 साल छोड़ दो तब जाके आपको सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन यहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं या हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना, क्योंकि हर एक एटम एक दूसरे एटम से क्या होता है, फिक्स होता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन का दिया जा सकता है आज के टेक्नोलॉजी में, दैट इज आपको सॉलिड बिल्डिंग का नाम से, जो रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज करता है। सॉलिड सॉलिड बिल्डिंग में हाई प्रेशर जनरेट किया जाता है, जो नॉर्मली बिल्डिंग हम लोग हीट जनरेट करके करते हैं, मगर सॉलिड टू सॉलिड बिल्डिंग में अगर बात किया जाए तो सॉलिड बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट कराते हैं, और उस हाई प्रेशर जनरेट कराने से एक मोलिक्यूल्स दूसरे में जाकर क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है ना, दूसरे में जाकर ये डिफ्यूज हो जाता है ना। तो एट ए नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, एट नॉर्मल कंडीशन नो डिफ्यूजन टेक प्लेस, है ना। कोई भी डिफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलता है अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो, है ना। फ्लूइडिटी की बात करें तो फ्लूइडिटी भी ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि हर एक एटम एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। फ्लूइडिटी इज ऑलमोस्ट इस तरह से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे और कुछ चुका है। It have high intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, है ना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग, है ना।
जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे। पहला आपके पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रॉपर्टीज है ना, ऐसा क्यों होता है ना। तो अगर हम देखें फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ऑल द सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ड्यू टू a strong force of attraction and intermolecular force of close compactness। क्लोज कॉम्पैक्टनेस। दूसरा आपके पास आता है, बात करें तो आपके पास दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी किसको कहते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट गेट डिफॉर्म्ड, है ना। तो उसे हम कंप्रेसिबिलिटी, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, है ना। कंप्रेसिबल, जो ऑब्जेक्ट अगर कंप्रेसिबल हो, मतलब इस पे मैंने फोर्स लगाया और इस पे भी फोर्स लगाया, तो अगर ये अपना वॉल्यूम में चेंजिंग ला देता है ना, अगर इसके अपने वॉल्यूम में चेंजिंग ला देता है तो इसे कंप्रेसिबल बोलेंगे। मगर सॉलिड के केस में क्या होता है, क्लोज कॉम्पैक्टनेस के चलते, है ना, क्लोज कॉम्पैक्टनेस के चलते हर एक एटम तो काफी क्लोज होता है, और काफी क्लोज होने के चलते देखने को क्या मिलता है कि अब जगह ही नहीं होता है कि एक दूसरे के और क्लोज लाया जा सके, है ना। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, इसको डिफाइन कर लेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, और क्या, मैटर या सबस्टेंस capable to being compressed, है ना, capable to being compressed is called क्या, compressibility। तो अगर हम बात करें compressibility का, तो no compressibility has been taken place for solid। सॉलिड के लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, नहीं करना के बराबर होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में आपके पास आता है दैट इज अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन को डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या है, the flow of gas from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration is called क्या,
डिफ्यूजन। अब देखो अगर डिफ्यूजन को समझना चाहोगे तो मान लो कि आपके पास मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं और डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कुछ चला आएगा, है ना, इक्का दुक्का चला आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिफ्यूजिंग हो रहा है। बट सॉलिड के केस में तो हर एक एटम क्या है, जुड़ा होता है एक दूसरे से, मतलब जब भी जाएगा तो पूरा जाएगा और नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, नो डिफ्यूजन हैज बीन टेकन प्लेस फॉर द किसके लिए, सॉलिड के लिए। नो डिफ्यूजन फॉर सॉलिड, कोई भी डिफ्यूजन आपको देखने को नॉर्मली नहीं मिलता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चौथा आपका आता है मेल्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास एक वर्ड आता है मेल्टिंग और दूसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो इस दोनों में पहले आप डिफरेंस समझ लो। मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो बोलते हैं MEL, मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग क्या होता है, तो मेल्टिंग सिंपली समझो, आपके पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड जब आप लिक्विड, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे ना, लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर दोगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मेल्टिंग बोलते हैं। जबकि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एक पार्टिकुलर, ये घटना जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो कि आपके पास ये वाटर है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये काम घटना होगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर घटना हो तो उसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। जबकि अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जबकि मेल्टिंग की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर भी, हम तो बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, लिख लो। अब प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड into क्या, लिक्विड इज कॉल्ड क्या, मेल्टिंग, इसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। जबकि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, when matter or substance get converted from solid to liquid at a particular temperature, इज कॉल्ड क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो H2O का मेल्टिंग पॉइंट दीजिए कितना हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जबकि वैक्स की अगर हम बात करें तो ये 37 डिग्री प्लस होता है ना। और अगर हम मरकरी की बात करें तो आपके पास Hg, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट अगर की हम बात करें किसका, मरकरी का, तो आपको ये निगेटिव में होता है, कितना, ऑलमोस्ट 39 डिग्री सेल्सियस। ये सब मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा एग्जांपल है ना। तो आपको क्या होगा कि सॉलिड के केस में मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होता है, हाई होता है ना। तो क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड जो आपके पास अवेलेबल होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी हमको काफी ज्यादा देने को पड़ता है। अब ज्यादा देना पड़ता है तो इस केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होता है। तो लिख लो, इन केस ऑफ
in case of solid the melting point is highest as compared to liquid and क्या गैस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मेल्टिंग हो गया है ना, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और क्या अगर हम बात करें तो आपके पास आता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका पास चौथा, ये चौथा पॉइंट था ना, चौथा पॉइंट। ये अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा क्या, दैट इज अ डेंसिटी। डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, जिसको पढ़ते हैं रो। डेंसिटी क्या होता है, द सिंपल रेशियो ऑफ मास अपॉन इट्स वॉल्यूम, है ना। मतलब डेंसिटी के अगर हम बात करें तो आपके पास क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला हो गया। अगर हम यूनिट की बात करें तो आपके पास इसका मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है ना। तो आपके पास क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज अ डेंसिटी का आपको यूनिट देखने को मिला। हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज अ डेंसिटी इन सॉलिड केस में क्या होगा। तो देखो, अगर आप देखो सॉलिड केस में अगर डेंसिटी देखोगे तो कॉम्पैक्टनेस तो मैक्सिमम होता है। अब कॉम्पैक्टनेस मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब स्पेस इस दोनों के बीच में मिनिमम। अब मिनिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स एडजस्टेबल रहेगा इन सॉलिड केस में। तो उस केस में मास आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा, मास ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पैक्टनेस तो सॉलिड में ही होता है ना। क्लोजनेस भी आपको क्या है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, तो मास सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाए तो आपको मास सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब डेंसिटी का केस अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो इन सॉलिड केस में डेंसिटी क्या होता है, हाइयर, है ना, और यूं क्या है, हाईएस्ट होता है। ठीक है।